राहुल गांधी को लेकर के गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया और गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी। लेकिन इसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट के वकील, कांग्रेस के नेता और जो इस केस की पैरवी कर चुके हैं गुजरात के अंदर, अभिषेक मनु सिंघवी, वो सामने आए और अभिषेक मनु सिंघवी ने डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें बारीकी से समझाया कि कैसे जो आज गुजरात की हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको चैलेंज किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या कमियां वो बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कांग्रेस पार्टी चैलेंज करेगी तो क्या आधार होगा, क्या वो मुद्दे होंगे, क्या वो पॉइंट्स होंगे जिसके आधार पर चैलेंज किया जाएगा। तो डिटेल में इन्होंने समझाया। करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें से जो बड़ी बातें, जो अहम बातें हैं, खास बातें जो हैं, वो पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं और उसके बाद में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा वो आपको बताऊंगा। और समझना यह भी जरूरी है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि सावरकर के जिस केस का जिक्र गुजरात हाईकोर्ट के जज साहब हेमंत प्रक्षक ने जो जिक्र किया है अपने इस फैसले के अंदर सावरकर किया, यह सावरकर का केस जो है, राहुल गांधी की सजा हुए 1 महीना बीत चुका था, उसके बाद में सावरकर का केस दर्ज होता है और इस सावरकर का केस भी राहुल गांधी के केस में क्यों जो है वो आखिरकार आधार बना दिया गया, इस बारे में भी डिटेल में इन्होंने बताया। सुनना बड़ा दिलचस्प है कि आप बताइए, जिसकी सजा मुकर्रर हो चुकी है या सजा दे दी गई है, उसके बाद में कोई और नई चीज ला करके उसमें क्यों डाल दी गई, इस बारे में ये क्या कह रहे हैं सुनिएगा। तो किस तरह से चीजें हुई है एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम ये जो फैसला आया है वो निराशाजनक है, फैसला जो आया है वो निराशाजनक है, हम इससे जो है वो निराश है इस फैसले को लेकर के। लेकिन ये फैसला अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित का मतलब ऐसा कि हम सोच रहे थे कि इसी तरह का कुछ आएगा, ऐसा नहीं कि हम जो सोच ही नहीं रहे थे कुछ उस तरह की चीज आ गई है, हमें मालूम था, हम जानते थे कि कुछ इस तरह की चीज आ सकती है, ये कहा है उन्होंने। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हम 66 दिन से इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे। 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में हमने यह अपील दायर की थी। 29 अप्रैल और 2 मई को सुनवाई हुई। 2 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया और आज 66 दिनों के बाद में फैसला सुनाया गया। राहुल गांधी को लेकर के जो फैसला सुनाया गया है, हमारे सामने ऐसी दूसरी किसी कोर्ट कचहरी की कोई ऐसी मिसाल नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप। ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि आज राहुल गांधी को लेकर के जो फैसला सुनाया गया है, हमारे सामने किसी भी कोर्ट की कचहरी की इस तरह का कोई और फैसला है ही नहीं जिसके साथ में तुलना करके हम देख सकें। यह बात जो इन्होंने कही है। अब देखिए, इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। यह कह रहे हैं कि हमारे 3 सवाल हैं और 3 सवाल यह है कि कैसे याचिकाकर्ता खुद मानहानि का शिकार हुआ यह बताया जाए, लेकिन अभी तक यह पता ही नहीं चला। शुरुआत के दिन से हम इस सवाल को पूछ रहे हैं कि याचिकाकर्ता कैसे जो है वो मानहानि का खुद शिकार हुए हैं, ये बताया जाए। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी ने जो नाम लिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका नाम लिया था, लेकिन ये केस जो दर्ज किया वो पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया। अब ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस, ये अभिषेक मनु सिंघवी सवाल पूछ रहे हैं कि पूर्णेश मोदी ये बताए कि जब उसका नाम नहीं लिया गया तो वो कैसे जो है मानहानि उसकी हो गई। ये पहला सवाल वो कह रहे हैं कि अभी तक इसका उत्तर ही नहीं मिला। पूरा जो है वो 2 साल की सजा जो है वो हाईकोर्ट ने बरकरार कर दी, लेकिन अभी तक इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। दूसरा सवाल, इस पूरे फैसले का एक सबसे बड़ा आधार यह है कि द्वेष है, लेकिन आज तक यह जवाब नहीं मिला कि द्वेष क्या है। यह जो है इन्होंने कहा कि इस पूरे फैसले के अंदर जो है वो ये कहा गया कि वो उनकी मंशा जो है वो उनकी मंशा लोगों को जो है ठेस पहुंचाने की थी, वो द्वेष पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो ये कह रहे कि आज तक कोई ऐसा आधार मिला ही नहीं। और तीसरे पॉइंट में आप जो अच्छे से समझेंगे इसको, राहुल के बयान से याचिकाकर्ताओं को कैसे नुकसान हुआ इसका जवाब नहीं मिला। ये वाला जो पॉइंट है वो आपको इस पॉइंट से समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका डाली है उनको नुकसान कैसे हुआ। किसी का बयान आया है, किसी के बयान से कोई हंगामा हो गया, किसी को जो है वो ठेस लगी, कोई और नुकसान हो गया, तो उनको नुकसान क्या हुआ ये पता नहीं चला आज तक। ये 3 सवाल इन्होंने उठाए। इसके बाद में आगे सुनिए,
ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर के कहा गया कि उनके ऊपर 10 केस पेंडिंग है, लेकिन किसी भी केस में उनका दोषी नहीं ठहराया गया है। तो ऐसे में उसको आधार कैसे बनाया जा सकता है, यह समझने के लिए आपको मैं ये आपको दिखाता हूं, हेडलाइन जो आपको बताता हूं, ताकि आप ये समझ पाएंगे। राहुल गांधी को जब ये फैसला दिया तो जज साहब ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम जो है वो 10 केस क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा कुछ और केस और फाइल किए गए हैं, और एक में तो वीर सावरकर का जिक्र है। कुल मिलाकर के जज साहब ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि राहुल के खिलाफ जो है वो 1-2 नहीं है बल्कि 10 केस है इस तरह के। तो एक आदतन अपराधी की तरह से जो है वो ट्रीट किया गया है, ये बात जो है कही गई है। अब यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका जवाब दिया है, और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जो बात कही गई है कि राहुल के खिलाफ 10 केस हैं, तो इसमें किसी भी केस के अंदर तो उनको दोषी नहीं ठहराया गया है, तो इसको आधार कैसे बना सकते हैं, यह बात को समझिए आप। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे खिलाफ, किसी और के खिलाफ, फलां के खिलाफ 50 केस हैं, और 50 के 50 केस में अगर आदमी दोषी नहीं है, हमारी न्यायपालिका क्या कहती है, हमारा कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है कि जब तक कोई आदमी दोषी साबित ना हो जाए उसे आप दोषी नहीं कह सकते हैं। तो जब 10 केस राहुल गांधी के खिलाफ हैं और अगर एक भी केस में राहुल गांधी दोषी साबित ही नहीं हुए, तो इन 10 केस को आप आधार बना कैसे रहे हो। और आगे सुनिए, राहुल के ऊपर जितने भी केस हैं उन सभी के याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी नेता समर्थक हैं। तो ऐसे में द्वेष का सवाल कैसे उठ सकता है। द्वेष तो राहुल गांधी की तरफ से शिकायतकर्ताओं के ऊपर होना चाहिए। अब ये समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर ये जो 10 केस है या और केस हैं, उनको आप उठा करके देखिए, उनकी हिस्ट्री को उठा करके देखिए। सारे के सारे केस के अंदर जो है वो जितने भी कंप्लेनेंट है, जितने भी शिकायत करता है, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं। कोई बीजेपी का नेता है, कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई बीजेपी का ऑफिस बेरर है। तो फिर ऐसे में उल्टा शिकायत तो राहुल गांधी को करनी चाहिए कि देखिए मेरे खिलाफ बीजेपी अभियान चला रही है, लेकिन बीजेपी ये जो राहुल के खिलाफ जो केस थे उसको आधार बना लिया गया। और आगे देखिए, आज इस फैसले में सावरकर को लेकर के जिस टिप्पणी का जिक्र किया गया कि सावरकर को लेकर के केस दर्ज हुआ है, उसका जो जिक्र हुआ है वह केस 12 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको। ये कह रहे हैं कि सावरकर का केस जो है वो 12 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया, जबकि राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को ही दोषी ठहरा दिया गया था। 24 तारीख की उनकी सदस्यता चली गई थी। अब आप बताइए, एक महीने पहले जिस आदमी को दोषी ठहरा दिया गया हो, उस आदमी को एक महीने बाद जो केस रजिस्टर हुआ है वो भी उसी में जोड़ दिया गया। आगे डिटेल में इन्होंने बताया, समझिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा सुनाऊंगा आपको। तो ऐसे में सावरकर के केस का राहुल के इस केस को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये तमाम सारी बातें कही है। तो डिटेल में, क्योंकि वो वकील है, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज जो है वो वकीलों वाली लैंग्वेज है, आप थोड़ा कम समझ पाएं, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको ये बता दी है। अब आप विस्तार से आराम से उनको सुनिए। उन्होंने बहुत गहरी बातें, और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इसको चैलेंज किया जा सकता है, कैसे चैलेंज किया जाएगा, सब बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। दोस्तों, आज एक निर्णय आया है, मैं समझता हूँ निराशाजनक ज़रूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज़, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई, तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया, और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा, और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे, और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ, और आरक्षण होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो
कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहां से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहां से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी, तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का
दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोपित है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस प्रकार का झूठ का जो पर्दाफाश किया जाता है, उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आज की जो आर्थिक दुर्दशा है उसका मुद्दा हो, और इसीलिए उसको भुलाने, छुपाने, डाइग्रेस करने के प्रयत्न आप बार बार देखते हैं। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जो जजमेंट अभी 10 मिनट पहले हमें मिला, जो 67 दिन बाद मिला, उसमें 2-3 स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो आप भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पैरा 43 और 1-2 और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में यह भी कहा गया है कि यह वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। कानून में मॉरल टर्पिट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए, वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे, लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पिट्यूड है मैं जानना चाहूँगा। वो कुछ नहीं बताया आपको। पैरा 45 में कहा है कि हम इसको मॉरल टर्पिट्यूड भी मान सकते हैं और मानते हैं। अगर ये चीज़ें हो सकती है मॉरल टर्पिट्यूड, तो मैं नहीं समझता। और उसके पहले वाले पैरा 43 पे 43 में ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये क्लियरली, ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। तीसरा पहलू है कि बार बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानहानि करता है।
जो हमने तथ्य दिए कि कितने कितने विभिन्न अंग हैं, ये समुदाय अपने आप में परिभाषित नहीं है, अगर उस समुदाय को लेकर उसके कितने कितने अलग अंग हैं, उसके हर व्यक्ति को कैसे मानहानि हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाषित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है, हैसियत रखता है कि वो कोर्ट जा सके। 13 करोड़ लोग हों या 10 करोड़ लोग हों, उनमें से कोई भी याचिका शिकायतकर्ता बन सके, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है ये निर्णय जो आज आया है। जैसा मैंने कहा, पैरा 63 में सावरकर का जिक्र है, एक ऐसी कंप्लेंट जो 1 महीने बाद इस आज वाली कंप्लेंट के फाइल हुआ और जिसकी बहस हुई नहीं, अंत में आखिरी दिन 2 मई को एक न्यूज़पेपर कटिंग दी गई। ये कानून की बहस का परंपरा नहीं होती, उसको प्लीड करना पड़ता है, लिखित रूप से अंदर लाना पड़ता है पूरे समावेश में। तो ये सब जो हैं, और इसके अलावा मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं कहना चाहता, कई और पृष्ठ हैं, पैरा 56 है जिसमें कि कहा गया है कि 499 यानी मानहानि एक बहुत ही जघन्य अपराध है, देश के विरुद्ध। समाज के कई बड़े बड़े अंग हैं जिनके सार्वजनिक कैरेक्टर को वो आघात पहुंचाता है। मैं नहीं समझता कि अगर ये था तो जो विधायिका थी उसने ऐसे ऑफेंस के लिए मैक्सिमम दंड 2 वर्ष रखा, जिसको इस पैरा 56 में जैसे कोई डेथ पेनल्टी का ऑफेंस बना दिया है माननीय जज ने। विधायिका तो निर्णित करती है कितना जघन्य अपराध है, इतने जघन्य अपराध के लिए 2 वर्ष का रखती है मैक्सिमम सेंटेंस विधायिका। ये सब चीज़ें और अन्य चीज़ें हम रखेंगे समक्ष।